हम लोग जो है फिजिकल पेन्स के बारे में फ्रीली बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल पेन्स ऐसा क्यों है कि वी सी इट एज अ वीकनेस? एक इंसान अंदर से ब्लीड कर रहा होता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है। कुछ ऐसे वैल्यूज़ है फैमिलीज़ में क्योंकि जहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना उसको डिस्करेज किया जाता है। We think that it's a kind of a stigma. We tag it as पागल है, ऐसे कुछ टैग करते हैं। हमें ये कहा जाता है कि मर्द लोग नहीं रोते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है। तो किसी को जरा सा स्ट्रेस है, एंजाइटी है किसी चीज के रिलेटेड, वी सिंपली लेबल हिम और हर डिप्रेशन। डिप्रेशन इज a huge term. Say for example गाड़ी का शीशा टूट गया, नॉर्मल इंसान की रिएक्शन है कि मूड खराब होना। अब हम उस टाइम तो नहीं बोल सकते ना कि ये भी is इसको suffering भी from डिप्रेशन depression. है। उसकी जब तक आपकी पर्सनल डे टू डे लाइफ हैम्पर नहीं हो जाती है तब तक यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर। बच्चा जो घर में देखेगा होते हुए, he would definitely demand for the same. एल्बर्ट बेंडुआ तो वो कहते थे कि मॉडलिंग से एक बच्चा बहुत सीखता है। आप खुद क्या करते हैं वो उसी को कॉपी करेगा, उसी को मिमिक करेगा। You are working at a drug abuse treatment center. कौन सा एज ग्रुप आपके पास आता है? अभी करंटली अगर हम बात करें दैट्स फ्रॉम कश्मीर में पूरे एक दिन में 33,000 syringes यूज होते हैं। When children asks us for something, should we provide those things immediately to them? अगर हम ADHD की बात करेंगे जो हम children's में देखते हैं, are they completely treatable or they are manageable only? जब हम ट्रीटेबल और मैनेजेबल की बात करते हैं जिंदगी के शोर में एक खामोश दर्द अक्सर दिलों में छुपा रहता है। हम मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, मगर अंदर कहीं न कहीं एक उलझन, एक थकन, एक तन्हाई घर बना लेती है। आज हम इन्हीं एहसासात पर बात करेंगे। विद मी टुडे आर टू काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स हु हैव सीन द साइलेंट बैटल्स पीपल फाइट एंड द स्ट्रेंथ इट टेक्स टू आस्क फॉर हेल्प। वी वेलकम मिस्टर Ishfaq Nabi Qureshi, counseling psychologist, YDC Srinagar, and Shaista Shah. She is again a counseling psychologist. Welcome to the show. तो अशफाक साहब एंड शाइस्ता, मुझे बताइए, हम लोग जो है फिजिकल पेन्स के बारे में फ्रीली बात करते हैं, जी या फिजिकल वुंड्स अगर होते हैं वी कैन शो देम टू एनीबडी, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल पेन्स ऐसा क्यों है कि वी सी इट एज अ वीकनेस, वी डोंट शेयर? जैसे आपने खुद भी फरमाया कि जो फिजिकल पेन है उसको हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर किसी को हाथ में लगी है या आप देखते हैं तो हर कोई उनके पास जाके दिलासा देता है कि या उनके साथ कहीं चले जाएंगे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बट जो इमोशनल पेन की जो आप बात कर रहे हैं कि हमें क्यों इसको डिस्क्राइब करने में मुश्किलात आ जाते हैं, अगर हम बात करें इस पे तो सबसे पहले जो वजह है वो ये है कि बहुत बार इमोशनल पेन विजिबल नहीं होती है। एक इंसान अंदर से ब्लीड कर रहा होता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है। उसके साथ एक रीज़न ये भी है कि पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, अगर किसी ने किसी के साथ शेयर किया हुआ होता है तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा होता है उनके साथ, क्योंकि उनने किसी प्रोफेशनल के साथ शेयर नहीं किया होता है, तो उनकी बातें फिर सामने आ जाती है। तो वो शेम और गिल्ट रह जाता है कि जब मैंने लास्ट टाइम अपनी इमोशनल पेन किसी के साथ शेयर की थी तो उसका नतीजा ये निकला है। दूसरा होता है कि जो हमारे बहुत कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं फैमिलीज़ में, बहुत सारी फैमिलीज़ में, क्योंकि जहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना उसको डिस्करेज किया जाता है कि आप अपनी चीज़ें जो है अंदर ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। एक और चीज़ जो रीज़न बनता है वो है वल्नरेबिलिटी, कि अगर मैंने अपनी बात किसी को कह दी, विल ही और शी बी एबल टू कीप इट अ सीक्रेट। जैसे मैंने आपको कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो फिर कतराते हैं कि किसी के साथ मैं अपनी इमोशनल पेन शेयर करूं, शायद कॉन्फिडेंशियलिटी ना रहे। ना रहे। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसको हम देखते हैं कि हम अपनी इमोशनल पेन शेयर नहीं करते हैं। शाइस्ता, डू यू सी कि अगर हम अनमैरिड वुमन की बात करते हैं, दे टेंड टू फील लाइक अगर हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट लें या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो इससे हमको शादी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? बेसिकली हम
जिस वल्नरेबल सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे हम कश्मीरी सेटअप हम देखेंगे, जी। हमारे यहाँ पे हमारे को एक्सपोज़र नहीं है हुँ। पहले से, लाइक जैसे फॉरेन्स में या आउट ऑफ द स्टेट हम देखेंगे, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोज़र कि हम बात करें मेंटल वेल-बीइंग के हुँ, बारे में। सो वी थिंक दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टिग्मा, बिकॉज़ जैसे हम साइकियाट्री वगैरह की बात करते हैं, तो हम वी टैग इट एज़ पागल। ये पागल खाना या पागल है, ऐसे कुछ टैग करते हैं। तो पिछले ज़माने से एक स्टिग्मा लगा के हैं इस चीज़ को, उस रीज़न की वजह से वुमेन folk जो है हुँ, हुँ। वो नहीं जा पा रहे हैं टू सीक हेल्प, बिकॉज़ देखिए हम बचपन से अगर हम देखेंगे हमारी कंडीशनिंग वैसे हुई होती है कि वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू द इमोशंस। हमें इमोशंस के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। जैसे हम मेन folk की बात करेंगे, हमें ये कहा जाता है कि मर्द लोग नहीं रोते हैं। वो एक नोशन बन जाता है सोसाइटी में, मर्द को दर्द नहीं होता है। बट एवरीबडी इज़ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, हर किसी को दर्द होता है, हर कोई फ़ील करता है। हुँ, हुँ। वो चीज़ें जब हम बचपन से ही जो कंडीशनिंग हमें होनी चाहिए वैसे नहीं होती हैं, तो वी आर नॉट एक्सप्रेसिव। हम इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं, खुशी तो हम अच्छे से दिखाते हैं दैट वी आर हैप्पी। बट व्हेन इट कम्स टू फील एंग्शियस, फीलिंग सैड, इमोशनली डिस्ट्रेस में होना, वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू शो दैट। हुँ, हुँ। ना ही हमें माँ-बाप से वो चीज़ें मिली होती है कि हम कैसे बात करें इमोशंस के बारे में। हमें हर कोई चीज़ मिली होती है, बट हाउ टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू दैट। सो दैट इज़ द रीज़न कि लड़कियाँ जो है या वुमेन folk जो है वो कतराती है कि कहीं अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मे बी मुझे शादी में हिंड्रेंस आएगी कि इसको क्या बात है, व्हाई ही इज़ गोइंग जबकि होना नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। बिकॉज़ फिज़िकल पेन्स के लिए अगर हम कंसल्ट करते हैं जी। किसी एक्सपर्ट को, सेम वे वी आर कंसल्टिंग एज़ एक इमोशनल। एक्सपर्ट को इमोशनल पेन्स के लिए भी। सो देयर शुडन्ट बी एनी शेम, गिल्ट या फिर स्टिग्मा इसके एसोसिएटेड कि मुझे कहीं पे जाना है, वन। सेकंड इज़ अगर हम देखेंगे यूजुअल जो एवरेज फैमिलीज़ है, मिडल क्लास फैमिलीज़, कभी-कभी क्या होता है कोई फैमिली मेंबर इफ ही और शी इज़ इन स्ट्रेस और कोई एंग्ज़ायटी है किसी चीज़ के रिलेटेड, तो दे स्टार्ट लेबलिंग दैट फैमिली पर्सन अमिश शायद डिप्रेशन गोमुत, विदाउट नोइंग दैट डिप्रेशन इज़ अ फुल फ्लेज्ड डिज़ीज़। डिज़ीज़, तो ह डिसऑर्डर। हमें बताइए कि एग्ज़ैक्टली क्या है डिप्रेशन में ऐसा कुछ जिससे कि ये वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए कि दिस पर्सन इज़ हैविंग मेजर और माइनर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? देखिए, डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, हुँ, हम कितना भी कोशिश करें कि इस चीज़ को डिनाई करने के लिए कि डिप्रेशन कोई चीज़ है नहीं। जी। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अ पर्सन। हुँ, मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था, तो उस पे लिखा हुआ था कि उन्होंने अपनी डेफिनिशन दी थी, उस पे लिखा था कि डिप्रेशन इज़ लाइक आई स्लीप एट द नाइट एंड देन आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन आई थिंक व्हाई एम आई स्टिल अलाइव? हुँ, हुँ, मैं अभी क्यों ज़िंदा हूँ? हुँ, हुँ, जैसे आपने क्राइटेरिया की बात की, देखिए डिप्रेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। एक होता है पर्सिविसिव, दूसरा होता है पर्सिस्टेंट। अगर ये 2 चीज़ें एक इंसान में हैं, इन चीज़ों को लेके, जैसे पर्सिव हेल्पलेसनेस है, एक इंसान हेल्पलेस फ़ील कर रहा है, हुँ, होपलेस फ़ील कर रहा है, हुँ, और जो प्रीवियसली एन्जॉयड एक्टिविटीज़ थी जिनमें इनको बहुत दिलचस्पी थी करने में, हुँ, अब वो इंटरेस्ट आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। हुँ, हुँ, और ये चीज़ जो है मुसलसल कम से कम 14 दिनों में 14 डेज़ होना चाहिए। हुँ, 2 वीक्स के लिए ये मोस्ट ऑफ द डे एक इंसान के साथ ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। हुँ, इसके साथ-साथ कुछ और सिम्पटम्स हैं जो हम डिप्रेशन में देखते हैं, जैसे एपेटाइट चेंज होना, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाएगा, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो जाती है, और इस सब की वजह से एक इंसान जो है अलग रहना पसंद करता है। अपनी एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपसे कहा, उनको कम करना पसंद करते हैं, ठीक है? या एक्टिविटी से इतना दूर चले जाते हैं कि वो दिन भर एक ही जगह बैठेंगे, ठीक है? एंड देन वी से कि डिप्रेशन कोई चीज़ है नहीं। देयर इज़ अ रिसर्च दैट सेज कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड्स बहुत होते हैं, जो कि एक और अलमिया है हमारे लिए, जो कि हमारे हमारे लिए जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो डिप्रेशन एक हकीकत है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट ने या साइकियाट्रिस्ट ने कोई चीज़ बनाई हुई है। इट इज़ रियल। एंड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक इंसान जो इस चीज़ से गुज़रता है और फिर जब कोशिश करता है इससे बाहर आने की, और देन वी हैव द सोसाइटी जो इतना स्टिग्मा लेके उस इंसान के पीछे रहती है, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट। हुँ, बट इट इज़ रियल। और क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, छः, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुँ, हुँ, एंड देन चेंज इन एपेटाइट, स्लीप, ठीक है, कामों में इंटरेस्ट ना रहना,
और कोशिश करना कि खुद के साथ ही रहना। एंड देन इसमें ये चीज़ भी है कि एक इंसान फिर सीख जाता है कि कैसे वो हेल्पलेस ही रहें, फिर वो हम्म, ट्रीटमेंट को भी सीख नहीं करते हैं। हम्म, और देन इसका इम्पैक्ट अगर आप पूछे फैमिलीज़ पे पड़ता है, एक इंसान तक महदूद नहीं रहता है, फैमिली पे पड़ता है। और फिर देन पीपल पुट सो मेनी क्वेश्चंस कि एक इंसान एक पल के लिए तो ये ठीक था, अगले लम्हे में इसको क्या हो, क्या प्रॉब्लम दैट्स द प्रॉब्लम। वही हमें समझना ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल जो इस चीज़ से जूझ रहा है, यही तो मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि एक लम्हे में ये हंस रहा है, खुशी इसमें है, अगले लम्हे में इसको क्या हो गया, यही तो डिस्टिंग्विशिंग, वहीं पे और वहीं पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई ही इज़ डिफरेंट, व्हाई ही नीड्स और शी नीड्स हेल्प। तो डिप्रेशन एक हकीकत है जिसके लिए ट्रीटमेंट सीख करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। और अगर ये अनट्रीटेड रहे, अगर इस पे काम ना हो, हम्म। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि आगे चल के इंसान इतना हेल्पलेस बन जाता है कि देन ही और शी वुड स्टॉप हिम और हरसेल्फ कि वो कहीं पे भी हेल्प लेना चाहे, क्या है चाहे वो कोई साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना हो या किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट। सो व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन, जब आप बोल रहे हैं कि फैमिलीज में कोई बंदा सैड हो जाता है, इसको आपका कहना सही है कि कश्मीर में हो गया कि कोई भी सैड रहेगा 2 दिन 3 दिन, इसको इमोशनल डिप्रेशन विदाउट सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प। अब आई थिंक पीपल थिंक कि डिप्रेशन इज कोई लाइट सी चीज है। खांसी जुकाम। हाँ, जैसे हाँ, खांसी जुकाम है, बिल्कुल। तो किसी को जरा सा स्ट्रेस है या एंजाइटी है किसी चीज के रिलेटेड, देन वी सिंपली लेबल हिम और हर एमशी डिप्रेशन। एग्जैक्टली, या तो हम उसको ये लेबल करते हैं इमशु अचकन गोमुत, या तो कश्मीरी सिनेरियो में हम इसको बोलते हैं इमशु डिप्रेशन गोमुत। सो यहाँ पे आई वांट टू क्लियर कि खुदा न खासा, गॉड फॉरबिड, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, वो बंदा 14 दिन 15 दिन ऑब्वियसली स्ट्रेस में रहेगा। दैट डजंट मीन कि ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। कोई बंदा किसी को किसी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप टूट गई, वो रिलेशनशिप इश्यूज में कोई स्ट्रेस में रहा, वो डिप्रेशन में जाए, दैट डजंट मीन कि वो डिप्रेशन में। डिप्रेशन इज ए ह्यूज टर्म जहाँ पे हम आम भी किसी को डिप्रेशन लेबल नहीं कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, जहाँ पे पूरा डीएसएम क्राइटेरिया को नज़र में रख के उनको पूरा सिम्टम्स, जैसे सर ने आपको कहा 2 हफ्ते से ज़्यादा हुए होंगे, तब जाके देन एंड ओनली देन लेबल देम कि ये डिप्रेशन So the point is कि whenever we see a case like that या कोई फैमिली मेंबर है यस जो कि 15 डेज से मोर भी लग रहा है हमको कि अभी ठीक नहीं है, सो इन बोथ वेज इट इज बेटर टू सीक ए कंसल्टेशन। यस एटलीस्ट एक छोटी सी कंसल्टेशन ले टू रूल आउट वेदर दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज, या कोई एंजाइटी है, या फिर कोई डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम। देखिए सर, जब हम देखते हैं नॉर्मली किसी को कोई नुकसान हो गया, से फॉर एग्जांपल गाड़ी का शीशा टूट गया, नॉर्मल इंसान की रिएक्शन है कि मूड खराब होना। अब हम उस टाइम तो नहीं बोल सकते ना कि ये इसका, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली व्हेन घर में किसी या कोई फॉर गॉड किसी किसी की डेथ हो गई, या कुछ हो गया, कोई ऐसा एपिसोड हो गया जो नॉर्मल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, सो वी स्टार्ट टेलिंग के पीपल इसको जी डिप्रेशन। एंड इफ वी विल लुक इनटू अदर एस्पेक्ट ऑफ इट के, अगर हम स्ट्रेस की बात करेंगे, सो स्ट्रेस इज इट ए कंडीशन जो ट्रीट करनी चाहिए, या फिर सिंपल काउंसलिंग से भी See, हो सकती जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जितने भी इश्यूज है मेंटल हेल्थ के, जब तक कहा जाता है ये दिस इज द आई थिंक दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि जब तक आपकी पर्सनल डे टू डे लाइफ हैम्पर नहीं हो जाती है, तब तक यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर। से फॉर एग्जांपल मुझे बर्तन बार बार धोने का हैबिट है, फॉर एग्जांपल, दैट डजंट मीन दैट आई एम हैविंग सम डिसऑर्डर, एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट हैम्परिंग माय डे टू डे लाइफ। Yes, if you're stressing, if you're stressful, stress तो is a normal emotion। किसी भी चीज से एग्जाम स्ट्रेस हो गया या कहीं जाना है, कुछ स्ट्रेस हो गया, बट when it comes to your day to day, जब आपकी हैम्पर हो जाती है, when you stop taking care of yourself, So could we say there is a good stress or bad stress yeah, both? this is a positive stress and negative Positive stress, and we can negative. say, yes। Hmm. जब हमारा एग्जाम होता है तब we take stress, that is a positive। जब तक हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, we cannot cope up with the exams। So there is, So it means, for example, if I am preparing for some competitive exams and at the same time I am not that much anxious, that means I am not normal even, oh, obviously not। because I should have some stress related to it कि कुछ होने वाला है और मुझे इसके लिए कुछ करना है।
when you got anxious तभी तो आप पुश करोगे ना को. When you feel relaxed you will not push yourself. तो अशफाक साहब मुझे बताइए, when we talk about stress, what exactly is stress? Stress is a response, your body's response to a perceived threat. जहाँ पे एक इंसान को लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी कोपिंग से बाहर है, मेरी एबिलिटीज से बाहर है, तो जो वहाँ पे उसका रिएक्शन होता है उस बॉडी का, ठीक है, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस. अब जैसे हमेशा स्ट्रेस जो है एक इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, बट अगर ये स्ट्रेस बहुत देर तक रहे, क्रॉनिक बने एक इंसान के लिए, तो वो फिर उसके लिए आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. जैसे भी हम बात कर रहे थे, स्ट्रेस जो है एक नेगेटिव स्ट्रेस भी है और पॉजिटिव स्ट्रेस भी है. जब हम पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करते हैं, जैसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, और वहाँ पे जो है आपके लिए स्ट्रेस जो है आपके लिए एज ए मोटिवेशन काम करता है. आपके लिए वो आपको पुश करता है कोई चीज़ अचीव करने के लिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बच्चे को कल कोई पेपर प्रेजेंट करना है, सो एक नॉर्मल रेस्पॉन्स होगा स्ट्रेस का कि एक इंसान स्ट्रेस फील करेगा, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करेगा, बट यही स्ट्रेस इसको पुश करेगा कि ये आगे कल ये परफॉर्म कर सके. ये एक इंसान यहाँ पे देखता है इस चीज़ को, पॉजिटिव स्ट्रेस में इसको एज ए थ्रेट नहीं देखता जी, एज ए चैलेंज देखता है, तो एज ए मोटिवेशन देखते एज ए चैलेंज, और उसको वो पार करने की कोशिश करता है. सो यहाँ पे जो पॉजिटिव स्ट्रेस है एक इंसान को एनर्जाइज करता है. और जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, डिस्ट्रेस की बात करते हैं जी, तो वहाँ पे जो है एक इंसान के लिए ये स्ट्रेस जो है एज ए थ्रेट होता है, ठीक है, और वहाँ पे एक इंसान को लगता है कि नाउ यहाँ पे उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि नाउ दिस इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी. तो वहाँ पे जो है स्ट्रेस एक इंसान के लिए नेगेटिव होता है. पॉजिटिव स्ट्रेस एक इंसान के लिए एज चैलेंज होता है, और नेगेटिव स्ट्रेस एक इंसान के लिए एज ए थ्रेट होता है. स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो बिकॉज डे इन एंड डे आउट यू सी मेनी यूथ, तो एग्जैक्टली स्ट्रेस के लिए क्या क्या मैनेजमेंट है अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें? सी स्ट्रेस जो है वो फॉर श्योर लाइफ में आना ही आना है, ठीक है. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमारे को क्या चाहिए कि हम बच्चे में भी रेजिलियंस डेवलप करें, और ऑब्वियसली जब बच्चे में रेजिलियंस बढ़ेगी तो वो आगे जाके फिर वैसा ही रेजिलियंट बनेगा. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्चुअली विद द पेरेंटिंग कि आप कैसे बच्चे में रेजिलियंस डालेंगे, आप कैसे बच्चे को सिखाएंगे टू कूप अप विद द चैलेंजेस, टू कूप अप विद द फीलिंग्स. आप एंशियस होते हैं उस टाइम आपको क्या करना है, हमें ये नहीं बोलना है कि आप एंशियस क्यों हो गए, आप सैड क्यों हो गए. हमें वैलिडेट करनी है फीलिंग कि नहीं एंशियस हो गए, इट्स ओके, बट ये तरीका है टू मैनेज. अगर आप सैड हो ये तरीका है टू मैनेज. सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेस मैनेजर्स वी कैन इनकलकेट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम चाइल्डहुड. अब आप अगर एडल्ट की बात करेंगे, वी हैव डिफरेंट, वी हैव मेडिटेशंस, वी हैव डीप ब्रीदिंग्स, वी कैन गो फॉर द इस्लामिक मतलब रिलीजियस थिंग. इस्लामिक, हम मुस्लिम्स या हिंदूज है अपने हिसाब से जाएंगे, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से जाएंगे. वी हैव डिफरेंट वर्सेस फ्रॉम डिफरेंट होली बुक्स कि जहाँ से हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट मिलता है. और वी कैन गो फॉर द थेरेपीज जब हमारा वो स्ट्रेस लेवल आ जाएगा, जब वी आर नॉट एबल टू गाइड आवर सेल्व्स कि कहाँ चलना है. वी कैन गो फॉर द थेरेपीज, वी कैन गो फॉर द प्रोफेशनल्स टू सीक हेल्प. व्हेन वी टॉक then and only then we will be able to have that stress management in ourselves. So it's just talking, it's just sharing things. तो अगर हम बात करेंगे 80s या 90s की, जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जब हमारे पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एवरेज फैमिली. बाप बैठा होता था, अपनी मिसेस के साथ बात करता था, मिसेस कुछ कुकिंग कर रही थी, बच्चा जो है उनका वो टॉयज के साथ खेल रहा था. सो एवरीबडी वाज कनेक्टेड. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट 2025, ठीक है, आज मदर वो देख रही है कुकिंग टिप्स या ब्यूटी टिप्स, ठीक है, फादर न्यूज़ देख रहा है अपने मोबाइल फ़ोन पे या और कुछ, एंड उनका जो बच्चा है he is also looking into games or something else. So 3 or 4 different people, 4 different corners in a room with that blue light. How it is impacting us today and how it will impact us in our future?
सी दिस इज बेसिकली हम हमेशा ये कहते हैं कि मोबाइल हमारी लाइफ में हमारी जिंदगियों में आया है, एक्चुअली इट्स नॉट। मोबाइल हमारे घरों में आ गया है। जी बेसिकली जब बच्चा बिहेवियर मॉडल करता है, वो देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ 24 घंटे फोन पे है, वो वही बिहेवियर मॉडल करता है और वो भी वही करता है। जी द फोन इज नॉट जस्ट रील्स देखना या यूट्यूब चैनल देखना। फोन इज जस्ट एस्केपिज्म। जब हम आपस में कनेक्ट नहीं है, व्हेन वी आर नॉट कनेक्टेड विद फैमिली मेंबर्स अराउंड, तो हमारा एस्केपिज्म क्या है? फोन हाथ में लेना एंड जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दीज रील। व्हेन वी आर नॉट कनेक्टिंग, व्हेन वी आर नॉट रेडी टू लिसन। मुझे आप ये चीज बताइए, कौन आज की डेट में 2025 में मिनिमम पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को 10 मिनट देते होंगे शाम को ये पूछने के लिए हाउ वाज योर डे? बिकॉज दे कम अप विद टायर्ड लेग्स, सब कुछ थक हार के आते हैं एंड दे डोंट हैव इवन टाइम टू फीड देम। दे जस्ट जब भी बच्चा रोता है, वी पुट इट लाइक हम आपके सामने फोन रख देते हैं, दैट्स इट। हम उसको ये सिखाते हैं कि आप कैसे एस्केप करो प्रॉब्लम से, ना कि आप कैसे ये सॉल्व करो ये प्रॉब्लम। सो हम रिप्लेस कर रहे हैं हर एक जगह फोन से। हम अपनी जो फीलिंग्स है वो वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, हम अपना लिसनिंग एयर नहीं बच्चे को दे रहे हैं। वही बच्चा जब अडल्ट हो जाता है, उसको जब एक्सप्रेशन का टाइम ही नहीं कभी मिला है, वो अपनी लाइफ और प्रेशर इतना ज्यादा बच्चों को हो गया कि आई हैव टू लुक गुड बिकॉज आई हैव टू पोस्ट माई पिक्चर ऑन द सोशल मीडिया। वो नया ट्रेंड हो गया जिसको हम इंट्रा हाइपोकॉन्ड्रासिस बोलते हैं। तो वो चीज़ है कि और फिर मुझे कितने लाइक्स आएंगे और मुझे कितने डिसलाइक्स आएंगे, और उस डिसलाइक पे ही बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है, और बाद में क्या हो जाता है, स्टडी सफर हो जाती है। दीज ऑल मतलब इतना है कि अब जो फीमेल्स हैं वो भी इतनी इन्वॉल्व हो गई है टू गो थ्रू दीज फोन्स रील्स। मेल्स तो थे ही पहले से, तो दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड जो है ही नहीं। दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड फॉर एवरीबडी, बट नो बडी इज रेडी टू इनकलकेट दैट वैल्यूज के जिसमें हम ये देखें कि हम इसको एलिमिनेट करें अपने घर से। नो डाउट आज की डेट में वी हैव टू गेट अपडेटेड हमेशा। वी नीड टू गेट एवरीथिंग जो हमें दुनिया में चल रहा है वो हमें अपडेट होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कंडीशनिंग ऑफ अ चाइल्ड। जब कंडीशनिंग आती है, जब बच्चे की परवरिश आती है, जब हम अपनी मेंटल हेल्थ मेंटल वेलबींग का देखते हैं, तब वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कल की डेट में अगर इसी बच्चे को 10 लाइक्स नहीं मिले, व्हाट ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू डू, शी इज गोइंग टू किल हरसेल्फ और हिमसेल्फ बिकॉज शी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ हाइपोकॉन्ड्रोसिस कि नहीं जी मुझे मुझे ये चाहिए ये चाहिए। चीज। So somehow we have built that thing in our society कि हमने अपने घरों में फोन लाए हैं, हमने अपनी जिंदगियों में फोन लाए हैं। अगर हम शाम को सेट रूल नहीं कर सकते अपनी फैमिली के कि नहीं 7 बजे के बाद किसी के घर में हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, अगर 10 दिन के लिए वो रूल बन गया, दैट विल क्रिएट एन कंटिन्यू हो जाएगा। नोबडी विल डेयर टू टेक। ऐसा भी है कि बच्चा जो घर में देखेगा होते हुए ऑब्वियस ही वुड डेफिनेटली डिमांड फॉर द सेम। ऑब्वियस कि अगर 4 लोग हैं घर में, चारों के पास फोन है एंड एवरीबडी इज बिजी विद देयर फोन, ये उसका फॉल्ट तो नहीं, उसका फॉल्ट नहीं है Fault बिकॉज because he's इट इज रीड behavior वी आर डूइंग दैट he's इन फ्रंट ऑफ हिम, just सो वो डिमांड करेगा उन चीजों के लिए। जैसे एक फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट रहे जी एल्बर्ट बेंडुआ, तो वो कहते थे कि मॉडलिंग से एक बच्चा बहुत सीखता है। जी सो इट्स नॉट व्हाट यू टेल योर किड टू डू, इट्स व्हाट यू शो हिम। आप उसको क्या दिखाते हैं, आप खुद क्या करते हैं, वो उसी को कॉपी करेगा, उसी को मिमिक करेगा। और प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है, जैसे इन्होंने भी बताया, वो ये कि जब हम अपनी प्रेजेंस को प्रेजेंट से रिप्लेस करते हैं, एक बच्चे को आपकी प्रेजेंस चाहिए, जी और जब आप उसको प्रेजेंट से रिप्लेस कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं आपको अपनी ही एक फ्रेंड की एग्जांपल दूंगा। वेरी वेल रेड, अ वेरी ब्राइट पर्सन। तो वो कहते थे कि जब मैं छोटा था और हर बर्थडे पे मैं, जब से वो याद कर पा रहे हैं, ऑन एवरी बर्थडे आई वुड गेट अ गिफ्ट फ्रॉम माय डैड एंड इट वुड बी अ बुक। या तो वो किसी तफसीर की होती थी, या कोई तफसीर होती थी, या कोई और बुक होती थी, किसी भी रिलीजन के रिलेटेड होती थी, या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड होती थी, नॉवेल्स होती थी। सो व्हाट आई डिड, मुझे लगता था कि ये मेरे बर्थडे पे मुझे मिली है, दैट मीन्स इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस, ये कुछ वैल्यू रखती है। इमोशनल कनेक्शन विद। एग्जैक्टली। तो देन आई वुड रीड दोज बुक्स, और उन बुक्स की वजह से मुझे लगा कि नो, देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, बुक्स टीच यू। और जब आप अपने बच्चे को ये सारे गिफ्ट्स देना शुरू करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप अपनी प्रेजेंस को प्रेजेंट से रिप्लेस करते हैं, और वो प्रेजेंस ये हो कि आप अपने बच्चे को वो चीज़ें दे रहे हैं जिससे वो अपने आप को निखारने के बजाय, संवारने के बजाय खुद को तबाही की तरफ ले जाए,
गलत रास्तों पे लेके जाएं, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमें देखना पड़ेगा हर एज अ पेरेंट कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे कर रहा हूँ। और एक और चीज़ है, हमारे पास अभी एक और अलमिया है, ये है कि जैसे अभी आप 70s 80s 90s की जी। बात कर रहे थे, एक वो सिस्टम होता था कि हर कोई साथ रहता था, ठीक है। अब प्राइवेसी के नाम पे हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली है, एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इन सो मेनी प्रॉब्लम्स। आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हो, यू हैव एवरी राइट। बट ये है कि अगर आप देखें कि बहुत पहले एक जो मोहल्ला होता था, कोई इलाका होता था, उसमें कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा होता था कि जो भी बच्चा देखता था उसको पता था कि अगर मैंने कोई गलत काम किया, हम्म, शाम को मेरे घर खबर पहुंच पहुंच जाएगी। जाएगी, हाँ। और उन पेरेंट्स ने उस बुजुर्ग को या उस इंसान को, शख्स को ये इख्तियार दिया हुआ होता था कि अगर आप मेरे बच्चे को देखोगे कि ये कोई गलत काम कर रहा है, आपको पूरा हक है इसको मारने का, इसको रोकने का, इसको टोकने का। जी। अब वो लोग रहे नहीं। अब ये है कि आप अपने बच्चे को कुछ नहीं बोल पाते हैं। एक अंकल अपने भतीजे, अपने भांजे को कुछ नहीं बोल पाता है, खाला कुछ नहीं बोल पाती है, पेरेंट्स नहीं बोल पाते, तो उस इंसान की बात ही नहीं है। तो हमने वो जो सोशल फैब्रिक है, वो कहीं न कहीं पे कमज़ोर हो गया है और उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जरूरत है। हैव यू सीन एनी केस जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नाउ टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू रील्स? आई विल टेल यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल, उनमें कुछ कम्युनिकेशन इशू है या कोई अनबन हो चुकी है, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ Love life. ऑनगोइंग And we are not going to लाइफ। judge that, Yes. obviously. हस्बैंड को कोई रील लगती है उनके फेवर में, दे स्टार्ट सेंडिंग दोज रील्स। वाइफ को कोई रील लगती है फेवर में, तो विदाउट सीइंग कि क्या ये रील एविडेंट है, जी। रिसर्च बेस्ड है, या ये किसी ने यूं ही बनाई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ Like entertainment. एंटरटेनमेंट। सो आप लोगों ने ऐसा कोई केस देखा है, या इज दिस अ गुड प्रैक्टिस? It's basically we are like involved in such a way, हमारे दिमाग, हमारी रहन सहन, हमारा सब कुछ ऐसे इन्वॉल्व हो गया है फोन की वजह से कि वी आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट। वी आर लिविंग वर्चुअल वर्ल्ड, बट वी आर नॉट लिविंग इन लाइक जैसे अभी है हमारे घर में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में रूल एक सेट किया है फादर ने, ऐसे फॉर एग्जांपल आपके घर में या मेरे घर में या किसी के घर में, कि ऐसे होना चाहिए 7 बजे मुझे एक हर कोई अपने बुक में से एक इस्लामिक स्टोरी मुझे बताएगा। दिस इज द फैमिली टाइम होता है आजकल के अभी की फैमिलीज में, वैसा नहीं होता है। सो इट्स बेसिकली जब हमारे लाइक फैमिलीज में पहले ऐसा होता था, तब दैट वाज काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग थिंग। अभी जब बॉन्डिंग नहीं है, जैसे इशफाक सर ने कहा कि हम दूर जा रहे हैं पिछले जमाने, हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी है कि आज के बच्चे और 70 जो आज से 10 साल पहले 20 साल बच्चे हमारे टाइम पे वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ प्राइवेसी, लेकिन आज के बच्चे 6 से 5th से ही प्राइवेसी ढूंढते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट ऑन उस स्कोर पे प्राइवेसी के नाम पे फिर वो क्या क्या चाहते हैं, वो क्या क्या डिमांड्स करते हैं, दैट वी हैव टू लो, दैट वी हैव टू केटर। सो ये जो आप कह रहे हैं रील्स, दैट्स अ काइंड ऑफ इमेच्योरिटी, जो हम कह सकते हैं कि पेरेंट अपने मैक्सिमम केसेस देखे जाते हैं। जैसे आपने भी देखे बहुत बच्चे Even I don't think that is the uh, good and healthy way of communication between husband and wife. yes. Because if they have something, They they need to can't- talk about They it. have to sit on the They have to share about it in a cool and calm way, so that they can understand each What is other. the One. actual reason? Second, wife has to understand that being husband a male person, male brain wiring alag hai, female brain wiring is different. Sure. So until and unless they won't respect each other's Of thoughts, appreciate each other's जो कुछ कहना चाहते हैं, they won't, वो किसी जगह आ नहीं सकते हैं किसी कंक्लूजन पे। अदरवाइज देयर वुड बी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स It's just a mutual everywhere. thing. It's just a mutual thing. ठीक है? It's just अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, I have to equally give you that. Yes. It's that kind of a relationship कि जहाँ पे mutually सब कुछ होता है, and सब कुछ impact बच्चे पे होता है। कितने suicidal cases हमने देखे हैं just because of their parental conflict, they turn out to be this suicide. Because मुझे ऐसा लगता है ना कि if you have to raise your kids in a good and healthy way, mannered way in fact, तो first parents has to take some decisions in their life, so that जहाँ पे उनको लगे कि हमारे जो बच्चे
ग्रो हो रहे हैं, इनको एग्जैक्टली हमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? और हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। दे मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे घर में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती है, डिसफंक्शनल फैमिलीज होती है, और उस सिचुएशन में दे जस्ट टेक दैट थिंग, Exactly. वो जाएगा कहाँ, वो स्ट्रेस, वो डिसफंक्शनल फैमिली, वो बाकी चीजें, वो सारा कुछ बच्चे पे आ जाता है। बच्चा स्टार्टिंग वो दाएं बाएं जाता है, और तो they start मुझे ना taking- ऐसा लगता है कि जितना हम आगे आगे जा रहे हैं इन ए साइंटिफिक वे या मॉडर्न वे में, या टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू सेट सम रूल्स, यस, टू सेट सम from the रूल्स, initial हाँ, stage. फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, जो फ्रूटफुल होंगे सबके लिए। बिकॉज अगर हम देखेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, दो टाइप के बच्चे हैं, आप लोग देखते होंगे अपने प्रैक्टिसेस में भी। वन इज जो नॉटी है या थोड़ी बहुत शरारत करता है। सेकंड इज विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सो पेरेंट्स जब आते हैं आपके पास विद अ कंप्लेंट, हाउ डू यू थिंक कि इस बच्चे को कहाँ पे हम फिट कर लें? वन, सेकंड, आपको कैसे ये लगता है कि पेरेंट शुड नो दिस इज नॉट जस्ट ए लिटिल एंगर, या ये कोई छोटी बात नहीं है, दे शुड गो एंड इवेलुएट दिस किड फॉर वेदर ही इज हैविंग ADHD और नॉट? See, first of all, there is a difference. जब 5 साल तक का बच्चा होता है, वो नॉटी भी होना चाहिए। अगर वो नॉटी नहीं हुआ, दैट इज प्रॉब्लम। जी, वो तंग शरारतें भी करना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली, मुझे लगता है 10 साल तक अगर दैट्स वो फाइन। चीजें करता है, यस, दैट्स दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्युटली फाइन। सो अब ये है कि कितनी कंसिस्टेंसी, कितनी लेवल ऑफ level of consistency. If he is continuously, banging doors, standing over there, pushing things, breaking things, having anger issues, that is, again, मैं बोलूंगी कि anger issues भी बच्चे में तब आते हैं when he or she comes from the dysfunctional family. जी, और मैक्सिमम बच्चों में ये देखा जाता है एंगर कम्स फ्रॉम जब वो बोल नहीं पाता है, when there is no one to listen to him. He, उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली एंगर में, बिकॉज he doesn't know how to express my emotions. तो at the end of the day he start putting things, banging doors. He starts frustration उसको आ जाती है, frustration level इतनी आ जाती है, he is not able to listen to his parents एग्जैक्टली। as well. So it basically comes from the family. It doesn't come from any madrasa, it does come from any school. Moral values come from the family. It comes from the mother and father. No dada dadi, it comes from basic mother and father. How they जो approach, इमीडिएट कांटेक्ट, what is the tone of your talking to your, what is the tone, how you talk, what is your body language, everything a child perceives, models that thing. आप ऊंची आवाज में बात करोगे, आपका बच्चा आपके साथ कल वैसे ही बात करेगा. It's just they are modeling their behavior, parents behavior, and जो भी उसको एनर्जी घर में मिलती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, वो एक्वायर करता है. तो अशफाक साहब, टेल मी, अगर हम ADHD की बात करेंगे या सम डिसऑर्डर्स जो हम चिल्ड्रंस में देखते हैं, आर दे कंप्लीटली ट्रीटेबल और दे आर मैनेजेबल ओनली? देखिए, जब हम ट्रीटेबल और मैनेजेबल की बात करते हैं, तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ता है, जिसमें आप कोपिंग स्किल्स सीखते हैं कि कैसे मैं इस कंडीशन को मैनेज कर पाऊँ। ठीक है, जैसे ADHD की बात करें हम, ठीक है, तो जैसे भी आपने सवाल भी किया था कि कब हमें लगे कि नहीं, वी हैव टू सीक ए प्रोफेशनल इंटरवेन हेल्प। प्रोफेशनली, हाँ। जब आपको लगे ना कि बच्चा खुद को नुकसान पहुंचाता है या किसी और को नुकसान पहुंचाएगा, जी, ठीक है, जैसे ODD एक डिसऑर्डर है चाइल्डहुड में, ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, ठीक है, उसमें क्या करता है बच्चा, रूल्स फॉलो नहीं करता, जी, ठीक है, जहाँ पे एक बच्चे को रूल फॉलो करना है और वो नहीं करता है, बड़ों की बात नहीं मानेगा, ठीक है, जो चाहिए मानना, ठीक है, और जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको चाहिए कि एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। जी, और जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं, कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जिनको आप मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, जिसके लिए एक इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। जी। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो एक इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद साइकेट्रिस्ट की जहाँ पे भी नीड पड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मसला यहाँ पे ये भी है कि हमें लगता है, जो एक मिसकंसेप्शन भी है जी, कि थेरेपी अलोन वर्क्स, ठीक है, कुछ अगर उस लेवल का आप इशू है, जहाँ पे आप एक काउंसलिंग से, थेरेपी से हल कर सकते हैं, दैट इज दैट इज फाइन, हाँ। बट
ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ थेरेपी से ही होगा, हम्म, ठीक है, बाकी चीज़ों को लेके। जी कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी जी। है, और ऐसे भी रिसर्चेस हुई हैं जहाँ पे देखा गया है हम्म, कि थेरेपी और मेडिकेशन साथ-साथ जितना चलें उतना बेहतर रिजल्ट्स बेहतर आते है। हैं। सो वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट इट लाइक दिस, इफ देयर इज अ माइनर इशू जो हमें काउंसलिंग या थेरेपी से लगता है कि वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, इट्स फाइन। इफ देयर इज इंटरमीडिएट या सीवियर इशू जहां पे हमको लगता है थेरेपी हैज नॉट वर्कड आउट, It's then it basically becomes a multidisciplinary approach. basically I want to add it's basically mild, moderate, and profound. When it's mild, it's manageable through therapies and all that management, classroom management. When it comes to moderate and profound, we need to have a medication and a proper therapeutic sessions. First, we need to have evaluation, then therapeutic sessions along with medications. It can work. तब जाके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती, बिकॉज मेनी टाइम्स फैमिलीज मिस के ओनली मेडिकेशंस विल वर्क या Because ओनली थेरेपीज विल वर्क। because they don't have that awareness. जो जहाँ पे भी जाते हैं, जी से फॉर एग्जांपल वो कहीं पे इवैल्यूएशन के लिए गए, आप जी 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, वील कम अप विद इवैल्यूएशन रख दी, उसके उसको 10,000 रुपए लेने थे, दैट्स इट। दे डोंट एक्चुअली गाइड द पेरेंट्स व्हाट एक्चुअली दे वेयर दे हैव टू गो। से फॉर एग्जांपल कोई एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे बच्चा है, जी। ही और शी नीड्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वहाँ पे वो जो इवैल्यूएटर होता है वो सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन देता है, वो ये नहीं एंड बोलता है रिपोर्ट हाथ हाँ, में दे दिया। 10,000 रुपए लिए, दैट्स इट। वो ये पेरेंट को अवेयर नहीं करता है कि आप जी ले Now, what is the व्हाट इज हाँ आपका ये है, आपको ओटी के लिए जाना है, आपको स्पीच थेरेपी के लिए, वो दे डोंट गाइड एक्चुअली। यहाँ पे दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे दे डोंट गाइड पीपल कि आपको कहाँ जाना है, बिकॉज वो जो पेरेंट होते हैं वो ऑलरेडी बेचारे वो बेचारे तो नहीं, आई कैन नॉट से बेचारे, वो थक गए होते हैं वहाँ यहाँ जाके, बट दे डोंट हैव अवेयरनेस। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनको गाइड भी नहीं प्रॉपरली होता है कि आपको Because कहाँ जाना there is another thing, if there is a person who is struggling with some emotional pains, है। यस उसकी फैमिली को भी थोड़ा थोड़ा इमोशनल पेन होता है, बिकॉज दे हैव देयर क्लोज फैमिली मेंबर इनटू इट। व्हेन दे सीक हेल्प और कहीं पे वो जाते हैं, नाउ दैट पर्सन हैज टू डिसाइड वेदर maybe I have to refer this Yes. person to someone Yes. else. उस So पूरा referral becomes the major part of approach, while when we say the treatment, to complete the treatment. So referral plays very much important role. अवेयरनेस उनको देना कि आपके बच्चे को ऐसे है, ये बच्चा इतना मैनेजेबल है, दे नीड टू, दे डोंट हैव टू हैंड ओवर द टेस्ट रिपोर्ट जैसे हम देते हैं, लो जी आपका यूरिन ये ऐसे खराब है, आपका एच भी इतना है, वो जस्ट दे देते हैं और बस। दे नीड अवेयरनेस, दिस इज आवर जॉब टू टेल देम कि ऐसे हैं, आपके बच्चे को ऐसे ही चाहिए, आप यहाँ पे हेल्प सीख करो। हमारे पास इतने सेंटर्स है, गवर्नमेंट सेंटर, बट दे डोंट, पेरेंट्स डोंट नो, दे कम अप विद अब मुझे कहाँ जाना कहाँ मेरे कोई नहीं चुतरे अवेयरनेस गुम खराब कुछ में का सुन, मतलब दे डोंट इवन bother to tell them कि आप बच्चे को यहाँ ले जाओ। They don't have that much of courtesy. I don't know who their persons are, but maximum cases I saw कि they are like helpless where I have to. जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपने पहले सवाल किया था कि इमोशनल पेन को हम क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक मेंटल हेल्थ को लेके आपके पास कोई आता है, ही और शी कम्स टू यू विद अटमोस्ट ट्रस्ट जी कि हाँ दिस इज़ द पर्सन हु वुड गाइड मी, हम्म ठीक है, दिस इज़ द पर्सन वेयर आई शुड, टू whom आई शुड कम, ठीक है। मेंटल हेल्थ को लेके जैसे अभी ये फरमा रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है, इल्ला माशाअल्लाह बहुत ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने प्रोफेशन को जानते हैं, से दो गिव द रिपोर्ट, दे एजुकेट, दे साइको एजुकेट द पीपल, ठीक है, दे साइको एजुकेट द पेरेंट, क्योंकि जब आप रिपोर्ट देते हैं उसमें आप रिकमेंडेशन लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, वो आपका फ़र्ज़ है एज ए प्रोफेशनल, वो आपका फ़र्ज़ है कहना। आप पेरेंट आता है अपने चाइल्ड को लेके और देन यू प्रिपेयर द रिपोर्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। जी आई हैव सीन प्रोफेशनल्स जो एजुकेट करते हैं, साइको एजुकेट करते हैं पेरेंट को, एंड देन द पेरेंट्स आर देयर जो अभी भी समझ नहीं पाते हैं, जो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली क्या कोई है क्या, लैक ऑफ अवेयरनेस कि ये भी होता है। लास्ट टाइम एक पेशेंट आए थे, क्लाइंट, आई वुड यूज़ द टर्म क्लाइंट, तो उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि आप इस बच्चे को रिमीडियल एजुकेशन के लिए लेके जाएं। जी सर ये रिमीडियल एजुकेशन उन्होंने हमें समझा लेकिन हमें समझ नहीं आया।
सो यहाँ पे आप उस प्रोफेशनल को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या उसने अपना काम किया है, उसने इवेलुएट किया है, अपना रिपोर्ट बनाया है, उसके बाद जब वो हैंड ओवर करेंगे वहाँ पे वो उनको साइको एजुकेट करते हैं, एंड देन इट इज़ द पेरेंट्स हु हैव टू फॉलो। मसला ये है कि आप उनको बोलेंगे कि ये थेरेपी सेशन जो है ये आपको 3 महीने के लिए लेना है, वीकली सेशंस होंगे, 10 डेज के बाद सेशंस होंगे, देन दे हैव टू फॉलो दैट। एंड इफ दे स्टॉप इट देयर Yeah. कि नहीं करना है, जी। तो अगेन जो थेरेपी है या रेमेडी है वो वैसे वो वैसे वो रह- वैसे की वैसे रह जाएगा, एंड देन अ प्रोफेशनल इज ब्लेम्ड फॉर दैट। Right. और इल्लामास मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, दे डू देयर वर्क वेरी सिंसियरली, हम्म, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, एंड देन इट्स फ्रॉम द अदर पार्ट, अदर साइड, जहाँ पे उनको लगता है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 8 महीने मैं 3 महीने थेरेपी लूँ, फिर मैं रिजल्ट्स कब से जरूरी है भी या नहीं भी जरूरी है। It is again Hmm. the lack of awareness because it's a job of a therapist, you know, to educate them कि ये कोई magic mind नहीं है, it's ये करना है, एक it's a therapy, it will take time. टाइम। 3 months, it may take 1 year. It's again the part of the, you know, on the shoulders of the professional to aware them. And educate them to the level where they feel a responsibility that we have to do it. One of my client, he was just his child, he is suffering from ASD, he is on the classical autism, and यहाँ पे उसको एक therapist ने बोला था कि हालांकि सबको पता है that autism is manageable, it's not, that is not a treatable condition, and classical autism था। तो यहाँ पे किसी I cannot blame the therapist, सब अपना काम करते हैं, but the thing is कि we need to understand कि ज़्यादा responsibilities हम पर ही है, irrespective of कि पेरेंट्स से हम क्या है, because पेरेंट्स फिर आया भी नहीं होता। ये मैन है ना, वो ले मैन है, उससे क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि ही विल अंडरस्टैंड। ये दिस इज आवर जॉब टू अवेयर देम उस लेवल तक कि वो सेटिस्फाई हो जाए, वो मजबूर हो जाए अपने बच्चे पे काम करने के लिए। और यहाँ पे कॉपरेशन भी कम होती है। जब आप फैमिलीज देखते हैं स्पेशल बच्चों की, वहाँ पे दे डोंट हैव मदर्स या फादर्स को स्टैंड लेना पड़ता है। दे लेबल देम विद दिस थिंग, इशू तो ये ऐसा है, तो उनको वो प्रॉब्लम्स भी, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सफर। दिस इज आवर जॉब। सो वहाँ पे क्या उसको बोलता है, उसने उसको बोला था कि नो, आई गारंटी यू मैं इसको 3 महीने में ठीक करूंगा, बट यू हैव टू पे मी 30,000 रुपीज। सो दिस इज काइंड ऑफ That is taking advantage of where you are sitting. या सो वो चीज दैट इज, यू नो, दैट आई रिक्वेस्ट कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर एट द एंड ऑफ द डे, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, वी आर लाइक here to help them Exactly. by one way or the other. अगर हम बात से उनको हेल्प करेंगे तो that will be That is only वो थेरेपिस्ट को ही पता है कि how much responsible he or she has to be while being on that chair. that chair. True. कि मुझे यहाँ पे बैठ के कैसे फैसले लेने और हैं। it's basically the conscience of a person. Exactly. जो भी काम करेगा, it's basically the conscience how he is going to take that. Exactly. And I think कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत होती है, and there is a person who is taking advantage of it, I don't think he or she deserves that chair. No. They should do something else. तो अशफाक साहब मुझे बताइए, because you are working at a drug abuse treatment center, mostly कौन सा एज ग्रुप आपके पास आता है? जी, अभी करंटली अगर हम बात करें, दैट्स फ्रॉम 15 to 35. This is the core age group. This is the core age group. But recently we have seen a case where a child of age 14 came to our center, and वहाँ पे उनको फिर ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया गया। Second, tell me, is there any data or research available exactly how many people are suffering with addiction? अगर हम कश्मीर कॉन्टेक्स्ट की बात करें। अगर आप रिसेंट स्टडीज़ की बात करते हैं, जैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कहा था, उनकी स्टडी के हिसाब से 13.5 लाख पीपल आर इन्वॉल्व इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। और एक और स्टडी हुई थी जिसमें एक बहुत शॉकिंग रेवलेशन था, जिसमें ये कहा गया कि कश्मीर में पूरे एक दिन में 33,000 स्ट्रेटजीज यूज होते हैं इंजेक्ट करने के लिए, जो भी एक इंडिविजुअल किसी हीरोइन एडिक्शन में आया हुआ। So can we say कि intravenous drug use is increasing? Yes, and then it leads to so many other issues, other concerns. जब हम इंजेक्टेबल्स की बात करते हैं, तो आप देखिए कि कितने इन्फेक्शंस फैलने का डर। Exactly. एंड देन द हेल्थ सिस्टम विल गेट ओवरबर्डन। अगर आप देखें 10 बच्चे हैं और अगर फिर उनका आप HCV
टेस्ट कराते हैं, वी आर सीइंग दैट आउट ऑफ 10 मिनिमम इज 7 हु कम पॉजिटिव फॉर HCV। तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो IV अब्यूज़ करते हैं हीरोइन का, तो उसमें देखा गया है कि इन्फेक्शंस फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो Then there are HIV concerns and all that. Everything is related to it. Yes. If And then some- it's not only up to infections. आप देखिए उनके वेन्स ब्लॉक हो गए होते हैं, एब्सेस हुआ होता है। अगर आप उनके पैर देखेंगे, हाथ देखेंगे, and then there is one more thing, they choose any place of their body without caring कि मैं कहाँ पे इंजेक्ट इंजेक्ट कर रहा हूँ, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि एक बच्चा यहाँ पे इंजेक्ट कर इंजेक्ट सकता है, करते हैं। बिकॉज दिस इज व्हाट दिस डिसऑर्डर डज टू यू। One more thing I would like to ask is exactly अगर हम देखेंगे family wise जी। या हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज है या एक्सटेंडेड फैमिलीज है, इज देयर एनी पर्टिकुलर क्लास इनटू इट या सारे क्लासेस ये सभी क्लासेस आपको इसमें मिलेंगे, हम्म। क्योंकि ड्रग एडिक्शन जिसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं, ये ना एक आपकी कास्ट देखती है, कोई भी चीज़ नहीं देखती है। हाँ, ये आप याद रखें कि जो आपकी कंपनी है दैट कैन ओवर पावर योर वैल्यूज एट टाइम्स। ठीक है, कोई भी आप सिस्टम से आ रहे हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहीं पे भी आपको पकड़ सकता है इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन, इफ़ यू आर नॉट वेल अवेयर अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इट इज़ कि हर कोई क्लास इसमें आ जाता है, बिकॉज वी हैव सीन पीपल फ्रॉम सो मनी, जितने भी हमारे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स है या क्लासेस है, हर एक क्लास से आपको बच्चे इसमें देखेंगे आप। तो अगर हम आज की बात करेंगे 2025 की, देयर आर बेंजोडाइजेपिन्स, ओपिएट्स, देयर आर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, देयर इज कैनबिस, एग्जैक्टली किस टाइप के केसेस ज्यादा आ रहे हैं? ज़्यादा केसेस हीरोइन के आते हैं, जिसमें जो मैंने आपको कहा कि कुछ बच्चे जो है जो फाइल पे यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, और कुछ IV का करते हैं। लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छी बात हुई है, ये हमारे लिए अच्छी बात भी है और कंसर्न है कि जो इसके बाद दूसरी चीज़ शुरू हो गई है, दैट इज़ कि हीरोइन का जो है अवेलेबिलिटी कम हो गया है ड्यू टू जो भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका बहुत रोल है इसमें कि हीरोइन का मिलना बहुत कम हो गया है। अब इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, वो है कि आप मेडिसिनल ओपियोइड्स या बेंजोडाइजेपिन्स स्विचिंग टू अदर ड्रग्स, क्योंकि वो चीज़ नहीं मिल रही है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दे आर इजीली अवेलेबल। कुछ है जो लीगल है, जो आप जाके प्रोक्योर कर सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और अभी जो मैं आपको रिसेंट ट्रेंड बताऊं कि बच्चे जो है, अब ये जो आपको ऑरली कोई चीज़ लेनी है एज ए सब्स्टिट्यूट, वो उसको इंजेक्ट करते हैं आप, एंड दैट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। फॉर एग्जाम्पल एक केस आता है आपके सामने, whether he is under the influence of drugs or not. Now you admit the patient, अब उसको withdrawal phase शुरू हो जाएगा। Mostly जो ज़्यादा है which lasts from 5 to 8 days. Do you think कि इन 8 दिनों में he is receptive for your counseling? देखिए, डिपेंड करता है कि एक बच्चा जो है वो किस नशे के लिए रिहेबिलिटेट हो रहा है, किस लिए वो डिटॉक्सिफाई हो रहा है, और किस अमाउंट में वो ले रहा था, और कितनी देर से ले रहा है। ठीक है, जैसे जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की बात करते हैं, इसमें लेवल्स होती है। पहले यूज़ होगा, उसके बाद मिसयूज़ होगा, उसके बाद अब्यूज़ होगा, उसके बाद टॉलरेंस का जो है टॉलरेंस बढ़ जाएगी, उसके बाद डिपेंडेंस आ जाएगा, और फिर एडिक्शन होगा। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको हम एडमिट करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, इट टेक्स देम एटलीस्ट 3 days मिनिमम कि वो उस वाले फेज से बाहर आ जाए विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। अपनी जो विड्रॉल्स है उनको मैनेज करना सीख जाते हैं। ड्यूरिंग दोज डेज वी डू काउंसल देम, बट वी नो दिस फैक्ट कि अभी ये उतना रिसेप्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये विड्रॉल्स को मैनेज कर रहा है, और यहाँ से मैं इसको फिर भी काउंसल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एक इंसान ड्रग एडिक्शन में आ जाता है, तो ये 2 तरीके से इस पे डिपेंड हो जाता है। वन इज़ फिजिकल डिपेंडेंस, दैट इज़ योर बॉडीली डिपेंडेंस, जिसकी वजह से फिर आपके विड्रॉल्स हो जाते हैं। जब नशा आपकी बॉडी में आना बंद हो जाता है, आप एडमिट हो गए हैं,
आप आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जैसे विड्रॉल शुरू हो जाते हैं, पेन हो जाता है, आपकी आंखें बहने लग जाती है, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट विड्रॉल होता है। और दूसरा होता है आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, जिसके लिए हम काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, थेरेपीज का यूज़ करते हैं। काउंसलिंग जो है वो आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस वाले पार्ट पे काम करता काम है। करेगा। एंड इट विल हैपन जब एक इंडिविजुअल रिसेप्टिव हो, जब वो उस कंडीशन में हो कि वो आपकी बात समझ सके, सुन सके और एंड सब देन सके। समझ सके। सो इट टेक्स फ्यू डेज फॉर देम टू रियली कम आउट ऑफ दैट इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, फेज। हाँ। फिर उसके बाद वो रिसेप्टिव But- हो जाता है। So the crux is simultaneously he has to go through physical intervention, Yes. जो कि doctors will take care of it, and he has to go through psychological Psychological intervention, intervention. both for physical dependence And as well as for the psychological Physical dependence. dependence. Then आप उसके बाद उसका relapse prevention, Yes, exactly. rehabilitative part, family counseling, वो सब कुछ आप देख लेंगे। जी, वो साइड बाय साइड चलता रहता है। हम्म, क्योंकि जब हम इस डिसऑर्डर को डिफाइन करते हैं, देयर इज अ टर्म दैट इज दिस इज अ रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। जी। दैट मीन्स कि चांसेस है कि ये इंसान Relapse हो रिलैप्स सकता हो सकता है। है। But that doesn't mean it's a failure of treatment. यस, इट डज नॉट मीन, Okay. बिकॉज़ इसका नेचर ही ऐसा है। It can happen. can- There are chances. Yes, but we have to work on relapse prevention. That's why before discharging any patient, there is this relapse prevention program, relapse and prevention counseling sessions, जहाँ पे एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को Preparation, समझाया जाता है कि ये चीज़ें हैं जो आपको रिलैप्स की हो सकती है। काजेज बन सकते हैं, रीजंस बन सकते हैं। हाँ। तो आप खुद को कैसे इन रीजन से बचा सकते हो, दूर रख सकते हो। हाँ। साथ में उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग होती है। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट्स जो रिलैप्स होके आते हैं, फिर हम उनसे जब बात करते हैं कि क्या वजह बनी कि आपने रिलैप्स किया, बहुत ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे जो कहते हैं कि सर जब मैं घर आता था थोड़ी देर हो जाती थी, माय पेरेंट्स वुड टेल अस कि क्या आखना बे करे थे, आप फिर से करके आए हो, आपकी आदत कहाँ छूटेगी। तो वो कहते थे कि मैं नहीं करके आया होता था, But because of their doubt, Yes. now I am starting. और फिर वो बोलते रहते थे, कुछ हो जाता था, मैं That is where family counseling is Yes, important. तो हम उस वाले पार्ट को भी लेते हैं, उनको लेते हैं, फैमिलीज को, उनके साथ बैठते हैं और उनको कहते हैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप वॉच ऑन। ऐसा नहीं है कि अब But आप unnecessarily doubt मत कीजिए। नेसेसरली आप इन पे डाउट ना करें। उससे क्या होता है कि जो इंसान रिकवरी में होता है, जी। उनकी रिकवरी में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं कि मैं तो अब रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ, बट दीज थिंग्स कीप पुशिंग देम बैक कि नहीं, अब वो कह रहे हैं इससे बेहतर है कि मैं फिर से नशा करना। That is how we have to take. Yes, we have to take all these things into consideration before discharging any patient, और वो उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है। क्योंकि इसे आप खुद जानते हैं कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी वबा है कि इससे सिर्फ एक इंडिविजुअल का पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी society. एंड देन सोसाइटी एट द लार्जर ऑन द एंड। If we talk about self-harming behavior, one, second, suicidal tendencies. क्या ये दोनों अलग अलग है या ये किसी एक को भी दोनों चीजें हो सकती हैं? वन, सेकंड, क्या इन दोनों के लिए कोई अंडरलाइंग साइकेट्रिक कंडीशन का होना जरूरी है या ये दो चीजें सेपरेटली भी किसी को हो सकती है? जी, देखिए, सेल्फ हार्म टेंडेंसीज अगर आप किसी इंडिविजुअल में देखें और सुसाइडल आइडिएशंस की बात जी। करते हैं, एक इंसान में ये एक साथ भी हो सकती है और सेपरेटली भी एग्जिस्ट कर सकती है। जहाँ पे एक इंसान सिर्फ खुद को लिमिट करेगा सेल्फ हार्म को लेके, एंड ही और शी नोज कि आई एम डूइंग दिस टू माई सेल्फ एंड आई वोंट डाई, दैट्स अ सेल्फ हार्म टेंडेंसी। सुसाइडल आइडिएशंस में ये होता है कि एक इंसान को आइडियाज आते हैं कि मैं सुसाइड करूं, और एट टाइम्स सर्टेन पीपल, फ्यू पीपल, दे एक्ट ऑन देम, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्टिव सुसाइडल आइडिएशंस। वो उस पर फिर एक्टिवली काम भी करते हैं। अब रही बात कि क्या जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या इसका कोई काज हो सकता है, ठीक है, या कोई अंडरलाइंग रीजन हो सकता है। देखिए, एक साइकोलॉजी में एक डिसऑर्डर है मेंटल हेल्थ में, जिसको हम कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि एक इंसान जो है एक इमोशनली, या आप दूसरे डिसऑर्डर्स को भी लेके चलें, इमोशनली वो ओवरवेल्म हो जाता है। उनकी इमोशंस जो है वो बहुत जल्दी उबाल ले आती है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ मैंने आपसे कही जी। आपका थ्रेशोल्ड एक लेवल का होगा, यू आर एबल टू टॉलरेट इट एट अ सर्टेन लेवल,
किसी के लिए वो बहुत कम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक टाइड सी चलती है, एक वेव सी चलती है उनको, और वो इमोशनली ओवरवेल्म हो जाती है, एंड देन दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, एंड सेल्फ हार्म इज द ओनली कोपिंग स्किल फॉर देम। There. Okay. Yeah. हाँ। उनके लिए क्या होता है, एंड उससे उनको क्या लगता है, उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाता है कि मैं सेल्फ हार्म करूंगा तो ये जो टाइड है, ये जो ये ऊपर ठीक हो ये जाएगा। ठीक हो जाएगी, एंड द रिजल्ट इज दे कट देमसेल्व्स, दे बर्न देमसेल्व्स, सम पीपल दे बैंग देयर हेड एज वेल। ठीक है, तो अंडरलाइन कंडीशन कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी। ठीक है, या जैसे इन्होंने अभी कहा कि डिसफंक्शनल फैमिलीज, आपको चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने कहा था कि चाइल्डहुड ही एक इंसान की सारी लाइफ डिफाइन करती है, कि चाइल्डहुड में आपको कैसी परवरिश मिली है, कैसा माहौल मिला है, आप किस संगत में उठे बैठे हैं। तो जो चाइल्डहुड में आपने देखी चीज़ें होती है, अगर आपका चाइल्डहुड डिस्टर्ब रहा हो, जिसमें ट्रॉमा हुए हो, ट्रॉमाज आपने फेस किए या हो, कोई अब्यूज हुआ हो। कोई अब्यूज हुआ हो, नेग्लेक्ट हुआ हो, जी। तो उनमें देखा गया है कि सेल्फ हार्म टेंडेंसी ज़्यादा होती है। होती है। अब वो कैसे करते हैं, दे कट देयर रिस्ट्स, ठीक है, दे बर्न देमसेल्व्स, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दी है। ठीक है, और सुसाइडर्स पे ज़्यादा हमने देखा है, जो रिसर्च हमें कहती है वो ये है कि जब एक इंसान उतना डाउन चला जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सुसाइड्स भी होती हैं, इट पुशेस अ पर्सन डाउन, इट पुशेस देम, ये आपको ऊपर लेके नहीं जाते, आपको नीचे लेके जाती है, और वहां से उनको सिर्फ एक ही रास्ता फिर नजर आता है कि वो सुसाइड कर ले, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब आप डिप्रेशन की बात करते हैं, आपका मूड इफेक्ट होता है, आपकी फीलिंग्स इफेक्ट होती है, आपका थॉट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ। ठीक है, सेल्फ हार्म टेंडेंसी ज़्यादा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज़ में देखा गया है। ठीक है, और भी डिसऑर्डर्स है जिसमें है, और सुसाइडल आइडिएशंस, एक इंसान उस पे तब एक्ट करता है जब उनको सभी रास्ते लगते हैं कि अब बंद हो गए हैं। सो द मैसेज फॉर द फैमिली एंड पेरेंट्स आर क्लियर कि जब भी आपको लगे कि कोई बच्चा है, ही और शी हैज डेवलप्ड सम सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, या फिर ही इज कंप्लेनिंग ऑफ suicidal ideation या something, they should immediately consult a healthcare professional. Yes, even talking about suicide, it's a call for help. Exactly. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरा जीना फजूल है, this is a cry for help. Already the signal. Yes, वही, Child that's what I'm saying, कि आपको ऑलरेडी एक मैसेज मिल गया कि ये इंसान किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, और वहां पे हम अर्ली प्रिवेंशन कर सकते कर हैं। सकते हैं। आपको जब ये चीजें पता चली, और अगर एक और साइन है जहाँ पे आप एक इंसान की हेल्प कर सकते हो, जो एक वैल्यूड पोजीशन एक इंसान की होती है, जी, जब वो उनको वैल्यू करना छोड़ देता है, दैट्स आल्सो साइन दैट दिस पर्सन इज, we should do something. या देयर We इज should intervene. वी शुड इंटरवीन। तो वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपको लगे कि कोई इंसान जो है पहले बहुत अच्छे से अपने काम में था, अब आपसे वो बात भी नहीं करना चाहता है, उसका मूड बहुत लो रहता है, डिस्टर्ब रहता है, इंस्टेड ऑफ जजिंग, जो हमें साइकोलॉजिस्ट को सिखाया जाता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो पहली स्किल जो हमें सिखाई जाती है, दैट्स ए नॉन जजमेंटल अप्रोच। जी, आपके पास कोई भी आए, कोई भी सिचुएशन में हो, क्या गेटअप हो, क्या पहना है, कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं। ठीक है, जी। वो किस कम्युनिटी से है, किस मजहब से, कोई मायने नहीं रखता है, हाँ। गांव का है, शहर का है, कोई मायने नहीं रखता है, मेल है, फीमेल है, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, छोटा है, बड़ा है, कोई मायने नहीं रखता है। आपको क्या करना है, उसको वैल्यू करना है, उसकी जो बात है उसको सुनना है। और ये है कि व्हेन यू लिसन टू समबडी एक्टिवली, आराम से आप उसकी बात सुनते हो, जी, एंड द अदर पर्सन फील्स दैट ही इज बीइंग हर्ट, half of the problem gets solved. solved. हाँ, exactly. So that is the approach we should have. तो शाइस्ता, अगर हम बात करेंगे क्वालिटी पेरेंटिंग की, जो कि अभी ज़रूरत है हम सबको, तो what exactly do we mean about quality parenting? Basically, there is no concept of good parenting Oh. and bad parenting. Everybody is a good parent, in my view. हर कोई माँ बाप अपने तक कैसे जुड़े पे बच्चे को, बट द थिंग इज कि कोई पेरेंट ये होता है कि उसने पूरी तरीके से बच्चे को छोड़ दिया हो कि इसको जो मर्जी है ये करे, कर। या
दूसरा पेरेंट होता है जो हर किसी चीज़ में बच्चे को रोकता है, ये मत करो, ये वो मत करो, ये मत करो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से उठो, मेरे हिसाब से। कोई दूसरा पेरेंट होता है कि जो टोटली उसने छोड़ दिया होता है वो काम। लेकिन द थिंग इज़ कि जो ये पेरेंट होता है ना, जिसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंट कहते हैं, ये भी मेरे हिसाब से हेल्दी पेरेंटिंग नहीं है, और जो छोड़ना है वो भी हेल्दी। वी हैव टू बैलेंस दिस थिंग, ठीक है? जब हम बच्चे को वो इट स्टार्ट्स एक्चुअली फ्रॉम रैपो। जो भी पेरेंटिंग है ना, वो रैपो से स्टार्ट होती है। जब हम अपने बच्चे को फ्रॉम द चाइल्डहुड वो रैपो, वो वामथ, वो बेसिकली हमारा ये नोशन होता है कि हमारा जो बच्चा है ना, वो एक वी ट्रीट हिम एज अ प्रोजेक्ट, जी, कि इसको ये भी होना चाहिए, इसको मैनर्स भी होने चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए, सब चीजें इसी को होनी चाहिए। मैंने तो अपने टाइम पे नहीं किया, अब ये करके करना। बट दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ही इज नॉट अ प्रोजेक्ट, ही इज अ पर्सन, जिसकी एक इंडिविजुअल लाइफ है, जिसका एक थॉट प्रोसेस है। वी कैन नॉट, हम थोप नहीं सकते हैं बच्चे पे कुछ। सो इट्स ए काइंड ऑफ ए थिंग कि हम अगर बच्चे को एक रैपो बिल्डअप करेंगे फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, रेस्ट इज अप टू यू, this is a list of good things, this is a list of bad things, rest is up to you, how you're going to tackle this, how you're going to do this thing। और जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा स्कूल से आया, 10 मिनट उसके साथ दिए, हमने उसको हमेशा हमारा ये अप्रोच होता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, सिर्फ करेक्शन। कभी हम रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं बच्चे को, करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं करते जो हमारे बच्चों को करना चाहिए। आप देखिए, एज एन अडल्ट या मैं एज अ अडल्ट, आज की दुनिया में कूप अप करना कितना मुश्किल है। आज की दुनिया कितनी कॉम्पिटिटिव बन गई है, हम रह नहीं पा रहे हैं, हमारे इतने स्ट्रेसेस है, कमाई का स्ट्रेस है, रहन सहन का स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स बाकी हैं। अब देखो कि जो बच्चा जो डेवलपिंग स्टेज में हो, वो इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, उसको कितना स्ट्रेस होगा, हाउ ही इज गोइंग टू डील विद। हमारे टाइम पे बच्चों को सिर्फ खाना था, पीना था, स्कूल जाना था। मैं अपनी बात करूंगी, आज के जमाने में यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल इन पार्टीज, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट, यू डोंट हैव टू डू यू हैव टू वेयर गुड क्लोथ्स। गुड क्लोथ्स। एंड दूसरा चीज है, छोटे छोटे बच्चों को ब्रांड्स की पता है, वी हैव टू कम्पीट विद दैट ब्रांड्स, इवन इफ वी आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। हमारे बच्चों को स्कोर अच्छे करने, हमारे टाइम पे 70s भी आते थे, हम शुक्र पढ़ते थे 70%, आज की 99 आते हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट, वो स्ट्रेस है। तो पेरेंट को भी समझना चाहिए कि ऑलवेज करेक्टिंग, ऑलवेज पिन पॉइंटिंग चिल्ड्रन, कभी तो उनको समझो, दे नीड ए लिसनिंग एयर, दैट इज गुड पेरेंटिंग। इफ इफ दे हैव टू हो जाता है, आई कैन नॉट से कि मदर और फादर में आपस में बात नहीं होती, गुड आर्ग्यूमेंट्स, बैड आर्ग्यूमेंट्स होते, but they have to keep it in their locked rooms, they don't have to expose it to the, because see, if you are as a male, you are shouting on your wife, that means a child is like कि मेरा बाप इस पे चल रहा है, that means कल भी मैं फीमेल फोक पे चिल्ला सकता हूँ, that is very normal, He will adopt those. he will adopt। and अगर माँ सुन रही है आपका चिल्लाना, दैट मीन्स अ फीमेल गर्ल विल सी कि कल अगर मुझे हस्बैंड ने कुछ बोला, दैट मुझे भी चिल्लाना है। ये मुझे भी It's not- नहीं सहना है, हाँ। विद दिस द फुल ऑफ सोसाइटी, मुझे ये सहना है, बिकॉज माय मदर इज डूइंग दिस, सो इट इज एन इट लीड्स एन इम्पैक्ट। So, do you think those husband and wife who argues या who fights in front of their children, तो ऐसे बच्चों को कल को थेरेपी की जरूरत पड़ सकती ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज दे आर, जैसे सर ने कहा, दे गो फॉर द सुसाइडल टेंडेंसीज, क्योंकि बच्चे को जब आपको सूदिंग एनवायरनमेंट, फैमिलीज किस लिए होती है, फैमिलीज होती है टू शेयर देयर फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस देयर लव, टू नर्चर, नर्चरिंग के लिए होती। स्कूल में तो आपको मैम नर्चर नहीं करेगी ना, सोसाइटी में आपको कोई नर्चर तो नहीं करेगा ना, लव अफेक्शन तो पेरेंट्स से ही मिलेगी। व्हेन चाइल्ड फील्स कि मेरे घर में गंदा नेगेटिव एनवायरनमेंट है, वो वहां से एस्केपिज्म ढूंढता है, वो या तो सुसाइड की तरफ जाएगा, या तो ड्रग्स की तरफ जाएगा, या तो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर होगा, या और चिड़चिड़ा रहेगा। और एंगर इश्यूज। और जब भी पेरेंट को लगेगा कि एज ग्रुप ऑफ 4 to 5 6 7 साल का बच्चा है, इसमें एंगर इश्यूज आ रहे हैं, इसमें ये सब बोलते हैं मेरा बेटा फोन देखता है, इससे इसको आ गया। इट्स नॉट बेसिकली ओनली फोन, इट्स बेसिकली व्हाट यू आर फीडिंग हिम, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग हिम एट होम। बेसिक लेवल पे आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो। वो चिक 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 रोज सुनता है माँ बाप की, ही और शी इज लाइक, वो एस्केपिज्म ढूंढता है, वो फेड अप। एंड डू यू थिंक कि फॉर एग्जांपल सबके घर में बच्चे हैं, सब प्यार करते हैं बच्चों को, व्हेन चिल्ड्रन आस्क्स अस फॉर समथिंग, से सम टॉयज या उनको कुछ खाना है, शुड वी प्रोवाइड
those things immediately to them, or we should delay it for some time? इट डिपेंड्स पहले तो मैं बोलूंगी आज के हिसाब से जो आज की कंडीशनिंग हम बच्चों को करें जिस हिसाब से तो बिग नो बट स्टिल देयर इज अ सिचुएशन डिफरेंस यू नो कभी ऐसा बच्चा होता है वो ओवरवेलम होता है उसको ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माय फीलिंग एम आई एंग्री एम आई एंग्शियस एम आई फ्रस्ट्रेटेड तो वो अपनी भड़ास कैसे निकालता है आस्किंग पेरेंट फॉर एन एक्सपेंसिव टॉय उसको उसकी फ्रस्ट्रेशन वहीं से निकलती है बट मैक्सिमम टाइम पे पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट गो में यू डोंट हैव टू यू नो एक्सेप्ट दैट बिकॉज इट कैन ruin their behavior later on because उनको no सुनने की आदत नहीं हो जाएगी it's very important to inculcate the no concept in children when they don't know उसको हम over pampering बोलते हैं when they don't listen to no कल को उसको failure हो जाएगा he'll commit suicide और उससे as simple patience level खत्म हो कॉन्फिडेंस डेवलप अगर आपको अपने बच्चे में करनी है जी दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हमें क्या उसी टाइम देना है ठीक है पहली बात है कि वो मांग क्या रहा है ठीक है दूसरा है क्या इसको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं क्योंकि अ चाइल्ड इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेल हिम और हर सेल्फ ये मुझे अभी ज़रूरत है या नहीं है बच्चे में पेशेंस डेवलप करने के लिए आपको डिले वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ताकि उसमें वो चीज़ आ जाए समझ आ जाए कि एवरीथिंग इज नॉट इजी पेशेंस डेवलप हो जाती you know every time we cannot say Yeah. thing and they'll come up अभी plus I think that is good for the children itself Yes. because they will see कि in life everything is not easy See, एक तो पहली उनमें रेजिलियंस आ जाएगी हम्म। they build up that coping mechanism second the problem solving will come जब उसको नहीं मिलेगी he will look for the alternate तो उसको problem solve की techniques भी आ जाएगी so it will help overall developing the child's personality so for the betterment of the families like already we discussed कि कुछ चीजें हैं जो हम घरों में कर सकते हैं being friendly and all that first हम बुक रीडिंग का जो हैबिट है वो अडॉप्ट कर सकते हैं वन सेकंड मदर फादर चिल्ड्रन सब लोग स्टोरीज पढ़ेंगे एंड दे कैन रीड दोज स्टोरीज टू ईच अदर they can एवरी डे वन स्टोरी just stories हाँ. they can share the एनी स्टोरी story जिसमें भी इंटरेस्ट हो I would request you to show us some activity जो घर में सब कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ with the resources we have at home. Yeah, maybe this is just a one exercise हाँ. I am showing you, and Yes. parents can involve with so because they know their children better, Exactly. they know how much they are interested in activities. So we have to take these chits and on chits. 5-10 chits. Yeah, depends Enough? how Okay. many family members You are there. have, okay. So Mhm. I'm writing emotions. Okay, happy. Okay. I'm writing sad. Mhm. One emotion on one chit. Yeah, I'm writing anger. One piece of paper. Yeah, Okay. I'm showing you only just 4 so that you understand Yes. it. Then we have to close it and we have to keep in this. If there are 8 family members, we Depends. can We have make to 8 pieces of make paper, 10 or 10, 11. 12. It depends, right? Okay. So then we have to just do this Hmm. and just pass it through. And Each family member. yeah, each one. family Okay. member along with हाँ. kids. And then तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैं आप एक फैमिली बच्चे, मेंबर आप हूँ उठाइए, हाँ आप उठाइए। मैंने एक पर्ची उठाई हाँ, इवन तो- तो पेपर खोल के फॉर एग्जाम्पल मुझे एंगर के बारे में हाँ। कुछ कहना है so you have to tell me, you have to tell your parents ओके when you get angry. अगर आपको आ जाता है गुस्सा हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस और जब वो बच्चा वहां से बोलेगा हम ऐड कर सकते हैं बच्चा आप अगर बर्तन तोड़ते हो आप अगर किसी को मारते हो यंग सिबलिंग है उसको मारते हो यू कैन रिप्लेस इट बाय डीप ब्रीथिंग यू कैन रिप्लेस इट बाय एक्सरसाइज so whatever possible ways the you know connection you will can build tell and him he will or the bachcha will same is the case with another family member Yeah. for example उसने piece of paper लिया and it's about happiness Yes. so he will start talking about happiness. Yeah. When I feel happy. happy. And I think these types of exercises या activities हम कहें it can reduce down the screen time also It can. which is very much beneficial important. for the family and the connection between the family जो communication gap रह रही है between parents and children वो खत्म हो खत्म जाएगी. हो जाएगा. Thank you so much.